सुर्खियों में। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान दिवस की, इस दिन के महत्व और संविधान की ज़रूरत की। साथ ही हमारे खास मेहमानों से जानेंगे 7 दशक बाद भी आम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारा संविधान। संविधान से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल के वरिष्ठ प्राध्यापक और विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर गयूर आलम। साथ ही इस अहम विषय पर आम लोगों से जुड़ी जानकारियों पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और समागम शोध पत्रिका के संपादक मनोज कुमार जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं और खास तौर पर युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का विशेष महत्व है। देश में इस दिन हर साल पूरी गरिमा के साथ संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही देश ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। इन 2 महीनों के दौरान संविधान का न केवल बारीकी से पाठ किया गया, बल्कि इस दौरान इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। भारत का संविधान असल में उन सिद्धांतों, दृष्टांतों का लेखा जोखा है जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, प्रतिबंध और कर्तव्य आदि तय होते हैं। भारत का संविधान भारत को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का सिलसिला 2015 से शुरू हुआ था। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्यों? आलम साहब, आप क्या कहेंगे? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे या आइन को मनाना, ये हम लोग जो मनाते हैं हम अपने आप को मनाते हैं। अगर हम संविधान को पढ़ें और हम शब्द, अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें एक शब्द, पहला शब्द है उसका वी, द पीपुल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आता है अस, फिर उसके बाद आता है आवर सेल्व्स। उसमें कहीं पे भी तुम, वो की बात नहीं है। हम सब ने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमें किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया, कैसे मिला हमें? बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। हमको तो एक प्लेट में रख के एक चीज़ मिली है, आज़ादी, समानता, बहुत सारी चीज़ें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इसको कितना सजा कर, संवार कर इसको रख पाते हैं। और मैं तो एक आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक और आग्रह करूँगा कि संविधान दिवस न रह के नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय पर्व बन जाए, और ऐसा पर्व जिस दिन की कोई छुट्टी नहीं होगी, सबको अपने कार्यस्थल पे होना होगा। पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम तमाम भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। मनोज जी, आलम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया था। आम लोगों के नज़रिए से इस घोषणा का कितना और क्या महत्व है? संविधान बनने के 66 साल बाद अगर ये कोई बातचीत चल रही है और संविधान दिवस मनाने की एक पहल हुई है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट के नाते और ख़ासतौर पे मीडिया के स्टूडेंट को पढ़ाते हुए देखता हूँ कि हम पत्रकारिता के तो अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, लेकिन कानून का विषय नहीं पढ़ाया जाता। क्या एक पत्रकार को कानून का विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या एक स्टूडेंट को ज्ञान नहीं होना चाहिए? एक आम आदमी को भी कानून का उतना ही ज्ञान होना चाहिए, वरना कई बार वो कई मुसीबत में फंस जाता है केवल इसलिए कि उसे कानून पता नहीं है। संविधान को पढ़ाया जाना और इसको जीवन में उतारना, जैसे हम बाकी चीज़ों को करते हैं, ज़रूरी है। और इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि देर से ही सही एक पहल हुई है। जैसे कि आलम साहब बता रहे थे कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिनको समझना है, तो ये तो शुरुआत है। फिर ये जो उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव के तौर पे ये मनाया जाएगा, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं। संविधान दिवस भी एक दिन ऐसा ही होगा। आलम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आंकड़ों में या जो उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि संविधान को तैयार करने में करीब करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। इसका मुताबिक संविधान बनाते समय कितना विचार विमर्श, मंथन और अध्ययन हुआ होगा? देखिए, क्या है, ज़्यादातर उस वक्त जब संविधान बन रहा था, उसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स थे उनकी खुद की कानून की ट्रेनिंग थी, लॉ की ट्रेनिंग थी, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और उनके अंदर जज्बा था। संविधान क्या है?
संविधान एक आइडिया, एक सोच, एक ख्याल है, और ये जो लिखा है ये उसकी सिर्फ और सिर्फ तहरीर कर दिया गया कि ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। इंग्लैंड के पास जैसे उनका संविधान है लेकिन उन्होंने आज तक नहीं लिखा है। तो संविधान की जब हम बात करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको लिखा जाए, एक आइडिया होता है। देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हम संविधान को उठा के पढ़ें तो सबसे पहली जो बात कही गई संविधान में कि साहब जस्टिस और हर तरह का इंसाफ, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। फिर आई बात लिबर्टी, आज़ादी, रिस्ट्रेंट नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी, हमें उड़ने दिया जाए सीमाओं में। जैसे मेरा मत देश हित में क्या है और आपका मत क्या है, आपका मत क्या अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं होगी कि हम सब देश हित की बात कर रहे हैं। तो लिबर्टी और आज़ादी और फिर इक्वालिटी, समानता। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सब होमोसेपियंस हैं, एक स्पेशीज़ हैं, एक ही आइडेंटिटी है हम हमारी इंसानियत की पूरी। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें देखिए लिखा है पीपल और इंडिविजुअल की भी बात है, सिर्फ नागरिक और सिटीजन की बात नहीं है संविधान में। इंसान की बात है, एक ही शनाख्त, एक ही आइडेंटिटी है, हम सब होमोसेपियंस हैं, एक स्पेशीज़ हैं। जितनी दूसरी आइडेंटिटी है, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे नेशनैलिटी की हो, चाहे कास्ट की हो, किसी तरह की हो, कलर की हो, वो सब सोशली कंस्ट्रक्टेड है, समाज ने बनाई है। तो ये चीज़ कि हम सब समान हैं, सब बराबर हैं हर तरह से, ना तो कोई इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, ना तो कोई इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर। और फिर भाईचारा, फ्रेटर्निटी में देखिए दो तरह की लाइफ है, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। प्राइवेट लाइफ जो कि मुझे सिर्फ नज़रअंदाज करती है, मैं अपने बेडरूम में क्या करता हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है। पब्लिक लाइफ में यही संविधान, यही बाइबल, यही कुरान, यही गीता पब्लिक लाइफ के लिए, ये परिकल्पना है। उसमें ये नहीं कि मेरा अपना जो पर्सनल मजहब जो कुछ भी है, जब मैं अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करूँगा तो उसमें मेरा पर्सनल बिलीफ, मेरा धर्म वो नहीं आएगा। सिर्फ एक ही धर्म होगा, जिस धर्म का नाम होगा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। मनोज जी, जैसा कि आलम साहब बता रहे थे कि संविधान ने सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव तक के सफ़र को आज़ाद भारत में रहने के समान अधिकार या समानता के अधिकार के संदर्भ में देखें तो इस सवाल पर मैं गौरव महसूस कर सकता हूं कि मैं जिस हिंदुस्तान में रहता हूं, जिस भारत में रहता हूं, वहां आम तौर पर कुछ ऐसे मिसाल हैं कि जहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं या कुछ है, वो थोड़े बहुत से मामले हैं, लेकिन अधिकांश में आप देखिएगा कि समानता है। इसलिए आज हम एक रंग, एक छत, एक देश की बात करते हैं, एक जगह बैठे हुए हैं। आज राष्ट्र को लेकर जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्सव हमारे देश में हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। निजी तौर पर मैं इसे अपने गौरव का विषय मानता हूँ कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूँ, मैं मन मर्जी बोल सकता हूँ, मेरे बोलने पर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे बोलने से, मेरे किसी भी व्यवहार से दूसरे को क्षति ना हो, नुकसान ना हो, उसकी मानहानि ना हो। संविधान इस बात को हमें बार बार आगाह करता है कि मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस पूरे 7 दशक के दौर में आज मैं उससे थोड़ा सा छोटा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पल मैंने ऐसा एंजॉय किया है। जब इस दुनिया से विदा होऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं हर पल इस मिट्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अपने श्रोताओं के साथ कुछ दिलचस्प जानकारी साझा करना चाहेंगे कि अंग्रेजी में हस्तलिखित मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में हाथ से लिखने का दायित्व प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने निभाया था, और उन्हें करीब 6 महीने का वक्त इस काम को पूरा करने में लगा था, जबकि हिंदी भाषा में बसंत कृष्ण वैद्य ने यह जिम्मेदारी पूरी की थी। संविधान के पन्नों चित्रांकन का दायित्व नंदलाल बोस ने निभाया था, और संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियां जो हैं आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हैं। मनोज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सर आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान की दृष्टि से 26 नवंबर और 26 जनवरी ये 2 तारीखें क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसका फिर देखिए क्या है कि संविधान को अगर हम पढ़ें और प्रियम्बल को पढ़ें, उसमें 26 नवंबर का जिक्र प्रियम्बल में किया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमने इसको अडॉप्ट किया, इसको इनैक्ट किया और अपने आप को दिया। हमें किसी ने नहीं दिया, हमने अपने आप को खुद को दिया।
तो चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी चीज किसने क्रिएट किया? पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर संविधान से ऊपर कोई है तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। फिर एक आर्टिकल है 394, उसमें ऐसा कहा गया कि आर्टिकल 394 और कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स में आ जाएंगे। बाकी जितने बचे हुए हैं वो 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हो। 26 जनवरी देखिए रिपब्लिक डे, तो हम आजाद हुए 15 अगस्त को, रिपब्लिक हमने अपने आप को डिक्लेयर किया 26 जनवरी 1950 को। अब ये जो चीज है 26 नवंबर और 26 जनवरी, थोड़ा सा फर्क है कुछ महीनों का। ये फर्क मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर को हमने अपने ये रिजॉल्व किया, अपने आप से वादा किया कि हम कैसा भारत चाहते हैं, हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि ऐसा माना जाता है कि हमारा संविधान ब्रिटेन और अमेरिका के संविधानों से कुछ हद तक प्रेरित है, तो हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम लोग को आज़ादी मिली तो उसमें जो लीडर्स थे हमारे, वो ज़्यादातर की ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड से लोग पढ़ के आए थे, कानून पढ़ के आए थे। एक बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, इनका नाम भी लोगों को याद रखना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। एक तो मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, तो उससे तो प्रेरित थे ही थे। फिर हमारे यहाँ ब्रिटिश, उनका अंग्रेज़ों का राज था, उससे भी वो प्रेरित थे। सर नरसिंह बेनेगल राव को एक काम सौंपा गया, अब जाइए साहब सब जगह और ज़रा लोगों से मिलिए, बात कीजिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और बताइए कि क्या किया जाए। US गए, जस्टिस फ्रैंकफर्टर से मिले राव साहब। उन्होंने कहा कि साहब अपने आप ड्यू प्रोसेस मत लिखिएगा, तो आर्टिकल 21 लिखा गया, तो जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड से लाए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हम US से लेके आए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि जिसको हमने इंपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने जो भी बेहतर समझा उन्होंने ये किया। आलम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान में अब तक करीब 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो आखिर इन संशोधनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो जो बात आलम साहब ने कही कि हमारी ज़रूरतें कैसी हैं। अभी अगर हम बात करते हैं 1950 की और 2021 में, तो बहुत फ़र्क आ गया है कि सारी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, आबादी बढ़ गई है, ज़रूरतें बढ़ गई, शिक्षा का स्तर बदल गया है। अब हमारे क्राइम भी रेट अलग हो रहे हैं। क्राइम भी अब साइबर, जैसे हम आ गए हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो साइबर क्राइम आप देख रहे हैं, तो अब नए लॉ की ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ में परिवर्तन होता है, संविधान में भी संशोधन अनिवार्य होता है। हमारे विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अपने कर्तव्यों को समझना यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि संघर्ष कम से कम हो और अधिकारों पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब संविधान की हम बात करते हैं तो अधिकार के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य पालन की भी चर्चा होनी चाहिए। तो बतौर नागरिक हम इस कसौटी पर अगर इन 7 दशकों के सफ़र में देखें तो कितने खरे होते? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों चीज़ें, चाहे वो हक हो, चाहे वो फ़र्ज़ हो आपका, या कर्तव्य हो या राइट हो, अधिकार जिसको आप कहते हैं, इंसान का जो नेचर है, जो साइंस हमें बताती है। और एक रिचर्ड डॉकिंस साहब ने किताब लिखी सेल्फिश जीन्स, उनका उसमें आर्गूमेंट है कि हमारे जीन्स, जो हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सेल्फिश है। हॉब्स ने कहा कि मैन इज शॉर्ट, नेस्टी एंड ब्रूटिश, ऑलवेज गाइडेड बाय हिज सेल्फ इंटरेस्ट। इंसान लालची है। देखिए, 2 ही चीज़ों का बाजार होता है, हमेशा से रहा और शायद रहेगा। एक होता है लालच, एक होता है भय। और सबसे बड़ी आज़ादी होती है फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जहाँ पे सर लोग अपना बुलंद करके उठा के चलेंगे, हम ऐसा देश चाहते हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। और देखिए, आज के दिन हमको तो रोज़ करना चाहिए, जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको सैल्यूट, जो बॉर्डर्स में हैं उनको सैल्यूट, जो एयर में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको सैल्यूट, जो पानी में कर रहे हैं उनको सैल्यूट। देखिए, वो भी अपना आज घर बार छोड़ के पड़े हुए हैं। जो सोल्जर पे सिपाही है उसको नहीं मालूम कब गोली लग जाएगी। तो हमें अगर किसी चीज़ को, जब भी हमें अपना काम करना है, उसको करना चाहिए बगैर भय के। देखिए, दोनों तरफ से ये बातें हैं। मैं हमेशा देखिए दोनों की बातें करता हूँ, हक की भी बात करता हूँ, कर्तव्य की भी बात करता हूँ। बात यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों कहेंगे आपका ये कर्तव्य है, तो लोगों को रिपल्शन हो सकता है। अगर हम ये कहेंगे कि ये कर्तव्य का अगर आप निर्वाह करते हैं तो आपका ये फ़ायदा है, तो लोग, जो डॉकिंस कहता है,
उसकी वजह से आ जाएंगे कि साहब हमारा ये है, क्योंकि इंसान से कैसे काम लिया जाए ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। जब हम किसी को कहने लगे आपको ये कर्तव्य, सामने वाला नेचर उसका है कि वो रिपेल करेगा। नागरिक के अधिकारों और हमारे जो कर्तव्य हैं उनके बीच की चर्चा में हम आपको भी शामिल करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि कर्तव्य और अधिकार के बीच कितना तालमेल जरूरी है। बिना कर्तव्य के अधिकार आपको मिल नहीं सकता। आपको पहले समझना होगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। हमें दोनों तरफ देखना होगा। पहले तो हमारी ड्यूटी पूरी करनी होगी कि हमें कौन सा काम सौंपा गया है, किसको किस तरह से करना है, कितने वक्त करना है। जब हम ड्यूटी पूरी करेंगे तो हमारे जो अधिकार हैं वो आपसे आप मिल जाएगा। अभी हो क्या रहा है, हमारा एक मानस बन गया है कि सब अधिकार तो मेरा है, दायित्व तो मेरा नहीं। मैं पाना चाहता हूँ, देना नहीं चाहता हूँ। आज अगर हम एक राष्ट्र की बात करें या संविधान को लेकर बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही 7 दशक के बाद? ये हमें रटे हुए होने चाहिए। हमारे जो पुरखे थे उनको बताना चाहिए कि भाई इसको, जो आपने ब्रिटेन की बात कही कि वो कानून लिखित में नहीं है, उनके जीवन शैली में शामिल है। तो ये जीवन शैली में हमारे जिस दिन शामिल हो जाएगा तो हमको इस बात की चर्चा करने के लिए यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड इस कानून को जिएंगे, इस संविधान को जिएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के दिन, इस महान और पवित्र दिन के, हम लोग एक संकल्प लें कि हर घर में संविधान की एक किताब हो। प्राथमिक क्लास से लेकर हायर सेकेंडरी और कॉलेज तक में संविधान को पढ़ाया जाए। शायद आपकी बात हमारे नीति निर्धारक पहले से सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तभी मतलब संविधान दिवस से ये शुरुआत हुई है कि विधि और न्याय मंत्रालय ने प्रत्येक नागरिक तक संविधान को पहुंचाने के उद्देश्य भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो डॉक्टर आलम, आप तो पठन पाठन से ही जुड़े हैं, तो इस तरह के पाठ्यक्रम का आम नागरिकों के लिए या हमारे देश के भविष्य के लिए क्या महत्व हो सकता है? ये देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जब कर्तव्य और अधिकार की बात होती है तो उसके साथ साथ जहाँ जहाँ नागरिक के कर्तव्य और अधिकार हैं, सरकार की सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है, उसका कोई अधिकार नहीं। एक बात एक याद रखनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये भी कहना है कि जब कर्तव्यों की बात होती है, सरकार करती है, तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि सरकार के कितने कर्तव्य थे और कितने कर्तव्य सरकार ने खुद पूरे कर। डेमोक्रेसी में क्या है कि सरकार अकाउंटेबल टू द पीपल है, तो वो ये भी बताए सरकार कि उनके इतने कर्तव्य थे, इन कर्तव्यों का पालन हो गया, इन कर्तव्यों का पालन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया और कब तक हो जाएगा। तो जब इस तरह की बात होगी कि सरकार खुद आगे बढ़ के आएगी कि देखो हमने तो अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया, अब आप भी कर लो। तो जब इस तरह की बात होगी, जब सरकार, और मेरी बस यही मंत्रीगण से या जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबसे एक ही दरख्वास्त, अपील है कि ये बात ज़रूर हो कि सरकार ये बताए जनता को कि जितने भी अधिकार आपके हैं, जितने भी अधिकार हैं, वो हमारे कर्तव्य हैं, यानी सरकार के कर्तव्य है, और सरकार उसका पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक सिटीजनरी में, नागरिकों में ये ऐसा विश्वास नहीं आएगा कि साहब हमारे अधिकार, जब हमारा अधिकार पूरा हो रहा तब आप कहें साहब आप कर्तव्य की भी पूरी बात कर लीजिए। पढ़ना लिखना, पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो बात कह रहे हैं उसमें एक बात मुझे, जो अभी संजीव जी ने सूचना दी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक व्यवहारिक संकट है। ऑनलाइन आप कर देंगे, हमारे यहाँ शिक्षा का प्रतिशत कम है और अंग्रेजी जानने वाले कम हैं, तो हमें ये कानून की जो चीज़ें हैं, नियम जितने भी हैं, इसको हिंदी में और थोड़े से सरल शब्दों में लाना पड़ेगा ताकि वो 8वीं और 10वीं पास आदमी भी इसको समझ सके। मुझे ऐसा लगता है इससे शायद ज़्यादा विस्तार मिलेगा। उसमें देखिए, जिस प्रोजेक्ट की ये बात हो रही है इसमें, और एक काम ये जो है, कई स्टेट्स में हम वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में वहाँ के लोगों से ट्रांसलेशन, अनुवाद इसका करवा के, बात ये है कि जनता को कितना मालूम होना चाहिए। एक प्रिंसिपल होता है MSc, मस्ट शुड कुड, कि इतना तो मालूम ही होना चाहिए। उतना अभी हम लोग उसको करके कि क्या चीज़ें हैं जो नागरिकों को मालूम ही होनी चाहिए और उन तक कैसे पहुंचना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम लिख के देंगे। देखिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम कार्टून की किताबें, कॉमिक बुक्स बनवाएंगे, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उससे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसके लिए ऑडियो वीडियो बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे। तो सिर्फ लिटरेचर का मतलब ये नहीं होगा कि वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी, मराठी में होगी, वो भी होगा, नो डाउट वो होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। उनको पहुंचाने के लिए रेडियो का ज़रिया है, दूरदर्शन है, दूसरे टीवी हैं, फिल्म है, ऑडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आपकी इस बात से मैं प्रसन्न हो सकता हूँ कि मास कम्युनिकेशन की भूमिका यहाँ से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर सब मिलके ये चाहेंगे हमें देश को यहाँ ले जाना है, और मेरा सिर्फ ये है, सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं, सरकार भी अपना कर्तव्य निभाए, नागरिक भी अपना कर्तव्य निभाएं। बातचीत को आगे बढ़ाएं, उसके साथ ही फिर कुछ दिलचस्प तथ्य जो हमारे श्रोताओं के लिए भी काफ़ी जानकारी का कारगर हो सकती है कि संविधान के मुख्य वास्तुकार तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके साथ प्रारूप समिति में 6 सदस्य और भी थे, जिनकी विलक्षण मेधा और अथक परिश्रम संविधान निर्माण में शामिल है। ये सदस्य थे सर्वश्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, टी कृष्णामचारी। ऐसा बताया जाता है कि बाद में चूंकि मोहम्मद सादुल्लाह पाकिस्तान चले गए थे और एन माधवराव ने इस्तीफा दे दिया था, तो बाकी सदस्यों ने प्रारूप समिति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। बातचीत को फिर आगे बढ़ाते हैं। आलम साहब ने कई बार बातचीत में टुकड़ों में इस बात का उल्लेख किया है, हम भारत के लोग, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की शुरुआत में हम भारत के लोग, इस बात का कितना महत्व है? हम एक जो शब्द है वो व्यक्ति नहीं, वो राष्ट्र कहता है, और राष्ट्र जो है 140 करोड़ लोग कहते हैं। और जो संविधान की आज बात हो रही है, जो हम आज बात कर रहे हैं, ये 140 करोड़ लोगों तक अलग अलग माध्यम से पहुंच रही है। और आने वाले साल में अब जब देखेंगे, ये हम जो खड़े होंगे एक ताकत के रूप में खड़े होंगे, और संविधान की जानकार के रूप में आपको 140 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम संविधान को पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है, हम जान लिया है। तो हम का मतलब राष्ट्र, और इस राष्ट्र की वजह से हम संविधान के साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर आलम, दुनिया के संविधानों में सबसे विशाल संविधान होते हुए भी भारतीय संविधान हमेशा की तरह जीवंत और प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसमें लचक भी है और कठोरता का अनोखा संगम भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में संविधान की इस विशेषता के क्या मायने हैं? देखिए, जैसा कि मनोज जी ने कहा, हम और मैं का एक और अर्थ होता है भारतीय समाज में। मैं का मतलब अहंकार भी होता है, मैं का मतलब इंडिविजुअल भी है, और मैं का मतलब अहंकार भी है। तो अहंकार होना और ये फीलिंग होना कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और एक चीज़ जो कठोरता, सर्टेनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए कानून में एक चीज़ कही जाती है, वन साइज डजंट फिट ऑल। एक ही शर्ट हर इंसान को फिट नहीं आएगी, एक ही मोज़ा, एक ही जूता हर इंसान को फिट नहीं आएगा। 2 तरीक़े होते हैं। पहला तरीक़ा जो नेचुरल है कि भाई कफन का साइज़ मुर्दे के हिसाब से होना चाहिए, ना कि मुर्दा काट दिया जाए कफन के हिसाब से। तो जब हम ये बात करते हैं तो कोई भी कानून में देखिए दोनों चीज़ें, रूल और एक्सेप्शन साथ साथ पैदा हुए। अपवाद और बग़ैर अपवाद के क्या होगा, कानून बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जिसमें कोई जब लचक नहीं रहेगी, और इसको हम कहते हैं मिनिमम प्ले एट दी जॉइंट्स। तो इसमें अगर लचक नहीं होगी, तो वो लचक इसलिए ज़रूरी है चाहे कोई कानून हो, और ये तो सुप्रीमा लेक्स है। देखिए 195 अमेंडमेंट तो इन्फोर्स हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप बिल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो 130 से ज़्यादा है। और इसलिए भी रखा गया, कोई भी कानून कभी भी कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। आज से 70 साल पहले, 71 साल पहले, 75 साल पहले एक सोच, उसमें क्या है, एक ढांचा बना दिया गया, फाउंडेशन बना दी गई। ये संविधान जो है ये फाउंडेशन है, बुनियाद है। अब उस पर इमारत बनाते जाइए। उसमें क्या होगा, अगर कुछ दीवारें पुरानी हो जाएंगी, उनको कभी मरम्मत से काम चल जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि तोड़ना पड़ेगा और फिर से उसको बनाना पड़ेगा। श्रोताओं के लिए फिर कुछ दिलचस्प जानकारी कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से 229 सदस्य चुने हुए थे, जबकि 70 मनोनीत थे। इनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे, वहीं अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। चूंकि हमारा समय हो रहा है चर्चा खत्म करने का, तो सबसे आखिर में एक बुनियादी सवाल जो संविधान दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया, उनका कहना है कि संविधान की मजबूती में दलीय लोकतंत्र का बड़ा महत्व है। ये मतलब प्रधानमंत्री किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं? इसमें ये देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हम 140 करोड़ लोग, उसमें से जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते। उसके अलावा जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हैं या दिवालिये हैं, डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ हैं,
वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो तकरीबन 30% लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये कि अगर हम सब चाहें कि रेफरेंडम हो जाए, हम सब चाहें कैसा देश चाहते हैं, कैसा फैसला चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि साहब नुमाइंदे होंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो हमारी बात को कहेंगे। जैसे यूएस में कहा उन्होंने कि साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो भी दल जीतेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा सीट आएगी, अकेले आ जाए, मिल के आ जाए, प्री पोल अलायंस हो, पोस्ट पोल अलायंस हो, तो इसमें क्या है, जो पार्टीज हैं, देखिए क्या है कि डेमोक्रेसी में एक तो चीज़ होती है कि राइट टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज़ वन, एंड राइट टू डिसेंट। जो प्रधानमंत्री जी जो कहना चाहते हैं और मेरी जो समझ में आ रहा है कि देखिए पार्लियामेंट जो है उसमें, लोकसभा में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोकसभा को। उसमें क्या होता है कि अगर अपोजिशन, विपक्ष कमज़ोर होगा तो उसको, गवर्नमेंट को, सरकार को कौन अकाउंटेबल बनाएगा। और अगर जो प्रधानमंत्री जी जो कहना चाहते हैं कि अगर आपके राजनीतिक दल मजबूत होंगे तो सरकार से वो पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया या आपने ये क्यों नहीं किया। कि हमारे यहाँ क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएस में 2 ही पार्टी हैं, यूके में 2 ही पार्टी हैं। हम लोग भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, नहीं, हम लोग ये कहते हैं डाइवर्सिटी, वी बिलीव इन डाइवर्सिटी, वी रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। और फिर हम क्या कहते हैं कि साहब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। प्रधानमंत्री जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें उन्होंने एक मरतबा कहा था अपनी स्पीच में कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अगर यही चीज़ संविधान में लिख जाए कि प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक लिखा रहेगा, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्र सेवक लिखा रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक लिखा रहेगा, आप राज्यपाल नहीं राज्य सेवक लिख, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और देखिए क्या, जितना भी पब्लिक ऑफिस है वो सिर्फ सेवा के लिए है। अगर संविधान को आप पढ़ें, कितना भी बड़ा ऑफिस हो, किसकी सेवा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया की सेवा। मनोज जी, आप इस पर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क? एक बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपना मंतव्य स्पष्ट किया है, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि सब लोग मिलें, सब लोग बैठें। और जो विपक्ष होता है, जैसे कि आलम साहब ने कहा, और हमारा भी मानना ये है कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर सकती। और ये प्रधानमंत्री जी की नेक नीति की, उनकी संवेदनशीलता को जाहिर करती है। और संविधान दिवस पे उन्होंने ऐसी बात कही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। श्रोताओं, भारतीय संविधान कल, आज और कल विषय पर केंद्रित हमारे इस कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपने हमारे विशेषज्ञों के जरिए इस दिन के महत्व, संविधान की मुख्य बातों और इसके विविध आयामों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है यह विमर्श आपको संविधान दिवस को भलीभांति समझने में मददगार बनेगा। सुर्खियों में कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और समसामयिक विषय पर चर्चा के लिए और आपसे जुड़े सरोकारों पर बातचीत के लिए। नमस्कार। सुर्खियों में